नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो बच्चों, हम लेक्चर के बीच में कभी भी आपके लिए सब्सक्राइब या शेयर का बटन नहीं डालते ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस खराब ना हो जाए। लेकिन यार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो बस यार, इतना ही। चलो, आप लेक्चर को एंजॉय करो। बहुत मज़ा आएगा ये चैप्टर को पढ़ने में। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और ये इसका एडवांस वर्जन आप लोग 12th में पढ़ेंगे। तो बेटा, आप समझो सबसे पहले कि 12th में जो 15 नंबर का कैलकुलस आता है, 12th में जो 15 नंबर का कैलकुलस आता है, और 12th का 50% सिलेबस, मतलब आपका ये जो किताब है, इस किताब का जो 50% सिलेबस है वो सिर्फ कैलकुलस होगा। तो बहुत बड़ा यूनिट है कैलकुलस, उसको कवर करने में ही 3 महीना लग जाता है। सिर्फ कैलकुलस 4 चैप्टर है उसमें बस। ठीक है। तो उसका जो पहला चैप्टर है बेटा 12th में, वो भी होगा डिफरेंशिएशन। लेकिन जो 11th में डिफरेंशिएशन सीखोगे उसका थोड़ा एडवांस वर्जन वहां पे पढ़ोगे। तो जो आप अभी पढ़ रहे हैं इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कहाँ आएगा? फिर 12th में आएगा। तो ये टॉपिक अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। चलो, क्लास 12th में जो टॉपिक्स आएगा ना, वो 4 पार्ट में डिवाइडेड होगा आपका। तो उसको पहले समझो कि क्यों इस चैप्टर को बहुत अच्छा से पढ़ना है। देयर विल बी 4 टॉपिक, चैप्टर नंबर 5, 6, 7 एंड 8। 5 होगा बेटा, एकदम सेम चैप्टर होगा वापस से, दैट विल बी डिफरेंशिएशन। ठीक है, जो अभी यहां पढ़ रहे हैं हम लोग, चैप्टर नंबर 11। उसके बाद 6 नंबर आता है एक बहुत ही बड़ा यूनिट, एओडी बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। जो आप ये डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं उसको रियल लाइफ में यूज कहां किया जाता है, ये उसका चैप्टर है। ठीक है, एओडी ये बहुत बड़ा यूनिट है। उसके बाद आएगा सबका बाप। सबका बाप इस चैप्टर में अकेले मोर देन 300 क्वेश्चन है। चौथा टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 4 चैप्टर है आपके 12th में। और सबसे बुरी बात क्या है, ये आपका 50% ऑफ द सिलेबस होगा क्लास 12th का। और इस 50% का जो 80 मार्क्स में वेटेज है वो सिर्फ इतना का है। तो ये बहुत बुरी बात है। तो अगर किसी को स्कोर करना है सिर्फ 80 में 60, तो आई विल टेल यू कि इसका ना कुछ सिलेक्टिव टॉपिक पढ़। तो इसका जो आज हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये इसका समझो सबसे आसान वर्जन है और इंट्रो की तरह ही ट्रीट करना क्लास 11th वाले टॉपिक को। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो, डिफरेंशिएशन में ना, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डेरिवेटिव निकालना। क्या मतलब होता है? डेरिवेटिव निकालना किसी भी फंक्शन का। सबसे पहले डेरिवेटिव का मतलब होता है dy बाई डी एक्स। क्या बोलते हैं? dy बाई डी एक्स। लिखो यहां पे, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो अपने पास कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ होगा बेटा, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। फंक्शन चैप्टर हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है हम लोगों ने। अगर आप लिखते हो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है दोनों में? चलो इसको थोड़ा और एक्सपैंड करते हैं। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यही चीज को फंक्शन को ऐसे लिखा गया है, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? y की x। एक बार बता, जब जब x का वैल्यू चेंज होगा तब तब y का वैल्यू चेंज होगा। यहां पर आपने x की जगह पर 0 रखा, 1 रखा, जो भी रखोगे उसके हिसाब से किसका वैल्यू चेंज करेगा? y का वैल्यू। तो हम लोग क्या बोलते हैं? x कैन टेक एनी वैल्यू, x का कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो इसको बोला जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं इसको? और x जैसे जैसे चेंज करेगा उसके हिसाब से किसका वैल्यू डिटरमाइन होगा? y का वैल्यू। तो y को क्या बोलोगे फिर? डिपेंडेंट वेरिएबल। फंक्शन में पढ़ा था, अगर भूल गए हो चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ये होता फंक्शन। अब इसी का हम लोग निकाल रहे हैं dy बाई डी एक्स। अब ये dy बाई डी एक्स ना, समझो कि अभी बहुत आगे आने वाले बहुत सारे क्लास में यही पढ़ना है हम लोग को। कोई भी फंक्शन आपको दिया रहेगा y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, उसका क्या निकालोगे? dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स। अब देख इसका मतलब क्या होता है। dy बाई डी एक्स एकदम सिंपल मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, या और बेटर वर्ड में बोलोगे तो इंस्टेंटेनियस
रेट ऑफ चेंज। क्या मतलब होता है डीवाई बाई डी एक्स का? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज समझो, समझ जाएंगे ज्यादा अच्छा से। जैसे मान ले आप बलून फुला रहे हो, जैसे जैसे और उसमें एयर आएगा तो उस बलून का वॉल्यूम क्या होगा, चेंज करेगा। तो कितने स्पीड से रेट से चेंज कर रहा है ये पता लगाना किसका काम होगा, डिफरेंशिएशन का। और ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है। कोई भी बच्चा अगर फाइनेंस के कोर्सेज में जाएगा या फिर इकोनॉमिक ऑनर्स में जाएगा, बेटा इसका सबसे एडवांस वर्जन पढ़ते हैं इकोनॉमिक ऑनर्स में। एक करियर पे पॉडकास्ट आया था, एक्चुअरियल साइंस। एक्चुअरियल साइंस का जो करियर है, बिना कैलकुलस का पढ़ा ही नहीं जा सकता, वहां पे डिफरेंशिएशन लगता है। अभी देखेंगे इसका प्रैक्टिकल थोड़ा मोड़ा एग्जाम्पल कि क्या करते हैं हम लोग फाइनेंस में, कैसे यूज करते हैं इसको, ठीक है। अब देखो रेट ऑफ चेंज का बहुत सारे एग्जाम्पल आएगा, हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल्स कैसा होता है। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं dy बाई डी एक्स निकालना, इसका दो तरीका है। सबसे पहला वाला जो मेथड है बेटा, उस मेथड को बोलते हैं डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल समझते हो क्या होता है? इलॉन मस्क का नाम सुना है आपने? वो बंदा ये वाला प्रिंसिपल बहुत ज्यादा हर हर इंटरव्यू में बोलेगा कि मैं इतना सारा जो काम करता हूँ वो कैसे करता हूँ, तो आई डू इट बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल का जेन्युइन फिजिक्स में मतलब होता है, या टेक वर्ल्ड में, कि किसी भी काम को करने का सबसे बेसिक तरीका, कि उसका फंडामेंटल्स क्या है, वो काम कैसे हो, या मशीन चल रहा तो कैसे चलेगा, उसको बोला जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल। यहाँ पर हम लोग डेरिवेटिव समझेंगे। तो जो हम लोग का पहला एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 11.1, वहां पर हम लोग डिफरेंशिएशन निकालना सीखेंगे, डेरिवेटिव निकालना सीखेंगे यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद निकालने का डिफरेंशिएशन का बहुत सारा तरीका होगा, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, बहुत अलग अलग सा, उसको हम लोग दूसरे कैटेगरी में डाल देते हैं, डिफरेंशिएशन यूजिंग फॉर्मूला या फिर डिफरेंट डिफरेंट रूल। तो हम लोग का जो एक्सरसाइज है 11.2 से लेके 11.5 आई गेस, कितना है देख तो इसमें, ये वाले क्लास में कितना है। तो जो हम लोग का एक्सरसाइज बेटा 11.5 से चालू होगा, 11.2 से 11.5, वो कुछ ना कुछ फॉर्मूला पे बेस्ड होगा, कुछ ना कुछ रूल्स पे बेस्ड होगा। ट्रस्ट मी, ये आपको आसान लगेगा आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। स्टार्टिंग में मत घबराना, लिमिट भी अजीब सा लगा था पहले पहले, बाद में जाके आसान लगने लग गया था, तो ये भी आपको वैसे ही लगेगा। और यहाँ पे तो लिमिट ही पढ़ना है, ठीक है। तो बस आपको ये दो चीज समझना है। देखो डिफरेंशिएशन में बहुत हाई एंड कॉन्सेप्ट है, मतलब ये कोर मैथ्स में भी आएगा, ये फिजिक्स में भी इन्वॉल्व होता है, ये आईआईटी लेवल पे भी जाता है, और इसका बहुत सारा डिफरेंट लेवल है। हम लोग उसी लेवल को पढ़ेंगे जो हम लोग को डायरेक्टली समझ में आ जाए और अपना सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो बहुत हाई फाई फंडा में नहीं पढ़ने वाले, ठीक। अब देखो डिफरेंशिएशन को अगर आप समझना चाहो कि डिफरेंशिएशन क्या करता है, कैसे करता है, ये हो गया ना सबका, क्या करता है कैसे करता है। देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है, लोगों ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ग्राफ देखा है, बीएससी का ग्राफ देखा है, या निफ्टी का ग्राफ देखा है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स का देखा है? एनी आइडिया? दिखाई कैसा दिखता है? कॉमर्स पढ़ रहे हो बेटा, थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट लेना चालू करो, अल्टीमेटली जाके पैसा ही कमाना है। तो ये सब देखो, और ये सब बहुत जरूरी है, जितना जल्दी सीखोगे ना। देखो ये ग्राफ दिख रहा है तुम लोगों को, ये तो फिर भी आप लोगों को बेटा बहुत फ्लैट ग्राफ दिख गया। चलो हम लोग 52 वीक्स का लेते हैं। देखो ये बहुत अच्छा ग्राफ दिख रहा है, हम लोग को दूसरा खोलना चाहिए। देखो स्क्रीनर खोलते हैं। चलो कोई कंपनी का नाम बताओ, यहीं से ले लेते हो कोई सा। बजाज फाइनेंस, ओहो, कौन बोला बजाज फाइनेंस, वाह। देखो देख रहे हो ये चार्ट, अजीब सा दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारा टूल्स लगता है, जिसमें ना जो ये आप देखोगे स्टॉक मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। 26 तारीख के डेट में देखोगे इसका वैल्यू कितना था, 19 फरवरी को इसका वैल्यू था 119 रुपए का। थोड़ा सा आगे जाके आप चेंज करेंगे
डेट चेंज हुआ, इसका वैल्यू चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज होगा, सब कुछ चेंज होगा। तो ये जो ग्राफ है कभी भी आपको फिक्स दिख रहा है क्या? ये हर पॉइंट ऑफ हर डे के हिसाब से चेंज कर रहा है। अच्छा, ये हम लोग डे के हिसाब से देख रहे हैं। अगर सेम डे में देखेंगे तो मिनट मिनट के हिसाब से चेंज होता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग जो लोग करते हैं। एक होता है इंट्राडे, जो सेम डे खरीदेंगे, डिलीवरी नहीं लेते, मतलब सेम डे खरीद के सेम डे बेचना, ठीक है। दूसरा टाइप का ट्रेडिंग होता है बेटा जहां पर लोग क्या करते हैं, खरीद के रखे रहते हैं, कुछ दिनों बाद बेचते हैं, ठीक है, सीएनसी लेके। चलो, ग्राफ है, इस ग्राफ का एनालिसिस तुम करोगे कैसे? अगर आपको बोल दिया गया यू हैव बिकम द फाइनेंस एक्सपर्ट और आपको उसका एनालिसिस करना है, तो करोगे कैसे? कुछ ना कुछ टूल्स यूज करोगे। उस टूल्स जो यूज करते हैं उसमें एक टूल आता है ये डिफरेंशिएशन, dy बाई dx निकालना, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे बेटा? देखो सिंपल सा चीज है। डिफरेंशिएशन करता क्या है? सपोज करो हमारे पास एक कर्व है, सप्लाई कर्व पढ़ा हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है। अच्छा, भी नहीं पढ़ा, पढ़ेंगे हम लोग आगे जाके, चैप्टर नंबर 8 में आएगा। अब सपोज करो ये एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है, इंक्रीजिंग एट अ इंक्रीजिंग रेट, ठीक। अब आपसे बोला गया ना, यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं, कोई सा भी पॉइंट, सपोज दिस इज अ पॉइंट, दिस पॉइंट का नाम है ए। आपको बोला जाएगा इस पॉइंट पे इस ग्राफ का स्लोप बताओ, ठीक है। इस पॉइंट पे इस ग्राफ का स्लोप बताओ। अब एक तो स्लोप आपसे पूछा जा रहा है कर्व का, दूसरा आपके पास ऑप्शन आता है, सपोज करो कि स्ट्रेट लाइन है, ठीक। क्लास 10th में हम लोगों ने बेसिक्स पढ़ा है। बेसिक्स क्या पढ़ा है? स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन होता है y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, याद है? ये बेसिक पढ़ा था, कोई टेंशन नहीं है, इसका पूरा एडवांस वर्जन इस क्लास 11th में पढ़ेंगे हम लोग। एक चैप्टर है स्ट्रेट लाइन, उसमें इसका पूरा एडवांस वर्जन जितना हो सकता है सब पढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या होता था बेटा, इस m को क्या बोलते थे? स्ट्रेट लाइन का स्लोप। ये m क्या कहलाता है? स्ट्रेट लाइन का स्लोप। स्ट्रेट लाइन में किसी भी पॉइंट पे आप ले ले, पॉइंट ए ले ले, यहाँ पे पॉइंट बी ले लो बेटा, यहाँ सी ले लो, या कोई सा भी पॉइंट लोगे, इस सारे पॉइंट पे इस लाइन पे, मतलब इस पॉइंट का कोई भी पॉइंट ले लो इस लाइन पे, इन सब का स्लोप बराबर होगा, इन सब का स्लोप बराबर होगा। अब एक क्वेश्चन बता कि हम लोग स्लोप क्यों जानना चाहते हैं? आपसे कोई पूछे कि लाइफ में स्लोप जान के करोगे क्या, इंपॉर्टेंट है, तो क्या करोगे? स्लोप वर्ड को सबसे ज्यादा यूज कहां किया जाता है? एडवेंचर स्पोर्ट्स में। एक स्पोर्ट्स का नाम बताओ, बहुत क्रेजी स्पोर्ट्स है, तुम लोग को अभी जानते नहीं हो इसलिए समझ नहीं रहे हो, बहुत भयानक स्पोर्ट है। माउंटेनियरिंग का नाम सुना है? स्कीइंग का नाम सुना है? सुना है ना? तो माउंटेनियरिंग, स्कीइंग, ये सारे स्पोर्ट्स में इस वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, स्लोप का। जैसे अगर आपके सामने दो ऑप्शन दिया जाए, एक ये पहाड़ है टाइगर हिल, कारगिल में था, कारगिल मूवी देखा आप लोगों ने? तो टाइगर हिल ये एक्चुअल में बहुत खतरनाक एकदम ऐसे करके पहाड़ है, द्रास के पास पड़ेगा। और दूसरा एक पहाड़ है पतरातू को कोई पहाड़ लेते हैं। अब आपको ऑप्शन मिलेगा कि चढ़ना है, बिना ट्रेनिंग का कौन सा पहाड़ चढ़ पाओगे? पतरातू वाला चढ़ जाएंगे? आसान है ये तो, कुछ नहीं है। आपको लगेगा नहीं भाई ये आसान है, इसको चढ़ जाओ। आसान का मतलब स्लोप दोनों में से किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा है, इसको चढ़ना बहुत मुश्किल है। मतलब टाइगर हिल जो एक्चुअल में जो वॉर हुआ था, ये लोग जो चढ़ के फाइट किए, तो एक्चुअल में एंड में तो 85 डिग्री इतना स्लैंट है, इतना टफ है उसको चढ़ना। अब सोच कि अब यहाँ पर आपने बोला सर इसका स्लोप निकालेंगे, अब इसका स्लोप निकालोगे कैसे? क्या लगता है पहाड़ एक स्ट्रेट लाइन में बना होता है? कोई पहाड़ देखा जो स्ट्रेट लाइन में, अपार्ट फ्रॉम ये डायग्राम के अलावा? सारे हर जगह उसका पॉइंट चेंज हो रहा होगा, कहीं पर स्लोप ज्यादा होगा, कहीं पर स्लोप कम होगा। तो हम लोग बेटा स्लोप निकालना सीखते हैं। और स्लोप निकालते कैसे? देखो बहुत सारे तरीका है। एक तरीका है जो हम लोग को नहीं पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री याद है क्लास 10th का? तो एक बहुत आसान तरीका था स्लोप को निकालने का। क्या तरीका होता है कि आपको सपोज करो एक लाइन दे दिया है, समझ ले, इसी से बनेगा, और एक ग्राफ है, चलो ऐसे करके ग्राफ बन रहा है, आपके सामने एक लाइन है। इस लाइन को आपको क्या करना है? इसको एक्स एक्सिस की तरफ एक्सटेंड करना है, ठीक है। ये जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच करेगा ये एक एंगल बनाएगा, इसको बोल देंगे क्या? थीटा, ठीक। अब यहां पे सपोज करो इस पॉइंट पे आपको बोला जा रहा है इस पॉइंट पे स्लोप बताइए इस स्ट्रेट लाइन का। तो आप क्या करते? यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, तो हमारे पास ना एक ट्राइंगल बन गया, देखो ये वाला दिख रहा है, एक ट्राइंगल बन गया। अब इस एंगल पे ये थीटा बना कैसे है? एक्स एक्सिस से जोड़ा है, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। अगर उल्टा जाएंगे तो फिर नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस बनेगा ये। तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो पॉजिटिव एंगल बना इस तरफ से। इसका आप निकालेंगे टैन थीटा। क्या निकालेंगे? टैन थीटा। टैन का क्या होता था फॉर्मूला? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो सपोज करो इस पॉइंट को आपने नाम दिया ए,
ये है बी और ये है सी, तो कैसे निकलेगा tan थीटा? परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट इज ए बी बाई, निकाल लिया आपने। अब जो भी इसका आंसर आता वो बोलते हैं इस लाइन का स्लोप है एट पॉइंट ए। क्या बोलते हैं? एट पॉइंट ए। अच्छा एक बात बता, यहां पे एक पॉइंट लेते हैं पॉइंट बी, क्या लेंगे? अच्छा बी है, चलो B1 ले लेते हैं, कोई भी पॉइंट ले रहे हैं। क्या यहां पे स्लोप निकालने के लिए फिर क्या करोगे तुम? हालांकि ये स्ट्रेट लाइन है, स्लोप सेम ही रहेगा, फिर भी क्या करोगे? यहां से बनाओगे एक परपेंडिकुलर, ठीक है, इसको कुछ भी नाम ले लेते हैं डी। अब यहां पर हमारे पास एक ट्राइंगल आ गया B1 डी और सी, यहां पर अगेन आप इसका tan थीटा निकालेंगे, एंगल तो सेम ही रहेगा। तो इस तरीके से ना हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं, और ये तरीका हम लोग को पढ़ना है कौन से चैप्टर में? स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में, ये पढ़ेंगे हम लोग, बस इतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा कोई ट्रिग्नोमेट्री है नहीं। तो एक तरीका ये होता था, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री तो पसंद नहीं आप लोगों को, तो हम लोग को बिना ट्रिग्नोमेट्री का सीखना चाहिए। देखो बिना ट्रिग्नोमेट्री का क्या करते हैं, इस पॉइंट ए पे आप क्या करोगे, टैंजेंट वर्ड सुना है आपने? टैंजेंट, टैंजेंट बनाया जाता है, तो आप क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन यहां से एक टैंजेंट बनाएंगे, ठीक है। दिस टैंजेंट इज ये मीट कर रहा है इस कर्व को कौन से पॉइंट पे? पॉइंट ए पे। अच्छा ये जो कर्व बना होगा बेटा, कोई ना कोई डेफिनेटली फंक्शन होगा, फंक्शन का ही ग्राफ बनता है, तो इस कर्व का हम लोग एक नाम दे देते हैं y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। हम जानते ही नहीं कौन सा कर्व है, उसका हम लोग नाम क्या दे दिए कर्व का? y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। अब आपको बोल रहा है इस कर्व का, ये जो कर्व आपने बनाया y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, पॉइंट ए पे क्या स्लोप निकलेगा, निकाल के बताइए। तो अब आप क्या करेंगे, ये कर्व इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को, क्या लगता है कहां करेगा? तेरे को पता है करेगा भी कि नहीं करेगा? यहां से ये आके ऐसे करके घूम जाएगा, तो तुम स्लोप निकाल पाओगे? tan थीटा निकलेगा कभी? नहीं निकाल सकते। तो ऐसे ऐसे केसेस में जब हम लोग निकालना चाहेंगे स्लोप, तो वहां पर क्या चीज यूज करते हैं? dy बाई डी एक्स। क्या यूज करते हैं? आपको क्या करना है, इस पॉइंट पे निकालना है dy बाई डी एक्स, ठीक है, मतलब डिफरेंशिएशन, मतलब डेरिवेटिव निकालना है, और जो भी वैल्यू यहाँ पे x का होगा उस वैल्यू को आप यहाँ पे प्लेस कर देंगे, आपको आंसर स्लोप मिल जाएगा विदाउट tan थीटा वाला कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो ये बेसिक काम होता है, इसको और अच्छे से समझेंगे जब हम लोग चैप्टर 6 पढ़ेंगे ना क्लास 12 में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसका पूरा एप्लीकेशन पार्ट वहां पे पढ़ोगे तुम लोग, कैसे बनाते हैं, कैसे ये कैसे एक्चुअल में निकालोगे तुम लोग, स्लोप निकालोगे, टैंजेंट निकालोगे, सब बनाएंगे हम लोग। क्लियर? चलो अभी फिलहाल एक बेसिक इतना सा। अब एक चीज बता, लिखो dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, उसको पढ़ते कैसे है? dy बाई डी एक्स का मतलब होता है बेटा चेंज इन x, सॉरी चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x, और इसको और बेटर टर्म में बोला जाएगा चेंज इन y with respect to x। मोहित, मोहित क्या एसी का रिमोट? स्टार्टिंग में पढ़ोगे थोड़ा सा अजीब लगेगा, एक दो एक्सरसाइज के बाद आपको चैप्टर मजा आएगा फिर, ठीक है। अभी थोड़ा बेसिक समझ रहे हैं, ज्यादा हेवी पढ़ाएंगे नहीं क्योंकि छुट्टियां हैं आपकी, नहीं तो और हेवी पढ़ा देते अभी आप लोगों को। ऑन कर देता हूं। तुम लोगों को ठंडा लग रहा है, गर्मी लग रहा है? नॉर्मल है, ऑन कर सकते हैं, ठीक है। मेरे को गर्मी लग रहा है, मुझे जबरदस्ती स्वेटर पहन लिया। चले यहां तक डन। देख dy बाई डी एक्स का सबसे बेसिक मतलब क्या होता है? चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर x चेंज करेगा तो y भी चेंज करेगा, कितना चेंज करेगा वही निकालते हैं हम लोग, ठीक है। चलो आते हैं बेटा एक्सरसाइज। ये बात समझ में आया कि क्या बोलते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन को? dy बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा इसका और रिप्रेजेंटेशन पार्ट नोट कर लो, dy बाई डी एक्स भी बोला जा सकता है, f डैश x भी बोला जा सकता है, इसको y डैश भी बोलते हैं, और इसको y1 भी बोलते हैं, कोई सा भी नाम आएगा आपके क्वेश्चन में। dy बाई डी एक्स को इन चारों में से कोई भी तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और dy बाई डी एक्स का मतलब होता क्या है? चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। और यहाँ पे y है क्या? y इज एनी फंक्शन, और ये फंक्शन को डिनोट कैसे करेंगे हम लोग? y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, कोई सा भी फंक्शन होगा,
ठीक है, आ जाओ एक्सरसाइज 11.1 के लिए। देखो क्या पढ़ना है अब हम लोग को। हम लोग पूरे चैप्टर में कितना कितना टाइप का डिफरेंशिएशन बनाना सीखेंगे? दो ही टाइप का। पहला वाला क्या होगा? बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, और दूसरा वाला बाय यूजिंग सेकेंड नहीं फॉर्मूलाज। चलो अब आते हैं हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल को समझते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल में होता क्या है। चलो एक ग्राफ बनाओ जल्दी से। जल्दी बनाओ। चलो फर्स्ट प्रिंसिपल सीखते हैं। ये लिमिट आपको लगाना है बेटा। यहां पर क्या करना है, देखो अपने सामने ना एक पॉइंट दिया होगा, बोलेगा अगेन आपको क्या बताना है, यहाँ पे इसका स्लोप बताना है। ठीक है, तो स्लोप बताने के लिए सबसे आसान तरीका क्या था? tan थीटा निकाल देना। सबसे आसान तरीका क्या था? tan थीटा। लेकिन अभी हम लोगों को पता नहीं है। अब क्या करते हैं, इस पॉइंट से ना हम लोग थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, एक कोई और आगे के पॉइंट पे। सपोज करो दिस इज पॉइंट बी। अब फंक्शन क्या है हमारे पास? y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। तो अगर इसका वैल्यू यहां से यहां तक का x है, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? x ही होगा। ये डिस्टेंस कितना दिख रहा है? यहाँ पे x दिख रहा है, तो इसका x कोऑर्डिनेट हो गया x। इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y बोलो या फिर fx भी बोल सकते हैं डायरेक्टली। अगर आप यहां से यहां y बोल रहे हैं और फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, तो इसको y की जगह हम लोग क्या बोल सकते हैं? एफ एक्स। तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स क्या बना? x कॉमा एफ एक्स। ये इसका कोऑर्डिनेट तैयार है। अब क्या हुआ, आपने थोड़ा सा ना इस वैल्यू को यहां से यहां इंक्रीज किया है, और इसको आपने इस पॉइंट पे ले आते हैं। और ये जो क्वांटिटी है, ध्यान से देखना, ये क्वांटिटी है h। ये जो इंक्रीज हुआ है, सपोज 2 यूनिट हुआ होगा, 3 यूनिट हुआ होगा, जो भी हुआ होगा, उसको हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? h से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब एक बात बताइए, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? यहां से लेके यहां तक का टोटल डिस्टेंस x प्लस h। ठीक है, ये डिस्टेंस आ गया x प्लस h। अब यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस आप कैलकुलेट करेंगे, इसमें भी चेंज आया होगा। ठीक है, बताइए इस पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट्स आपको निकालना है। x कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे इसका? पॉइंट बी का x कोऑर्डिनेट x प्लस h। तो यहां पर इसका x कोऑर्डिनेट आ गया x प्लस h। तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा? एफ एक्स प्लस एच। y कोऑर्डिनेट क्या होगा? x के जगह पे जो भी आ रहा है वो लिख देते हैं यहां पे, एफ एक्स प्लस एच। ठीक, इस दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने को पता चल गया। अब आपसे बोला जा रहा है कि ना ये पॉइंट है यहां पे, अब हम लोग क्या निकालते हैं, इस पॉइंट पे एक ट्राइंगल बना लो। ठीक है, यहां पर इस एंगल को लेते हैं हम लोग, सपोज करो थीटा। ठीक है, इस एंगल को हम लोग क्या ले रहे हैं? थीटा। और यहां से यहां एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये तो कर्व है हमारा, एक स्ट्रेट लाइन बनता है यहां पे, तो एक ट्राइंगल हमारे पास बन गया। ये क्यों बना है ये बाद में समझेंगे, फिलहाल ये बन गया ट्राइंगल। यहां पे ये कर्व चल रहा था, इसलिए कर्व को नहीं पकड़ रहे हम लोग, हम लोगों ने प्रॉपर एक ट्राइंगल बना लिया। क्या इसका tan थीटा निकाला जा सकता है? निकाला जा सकता है। चलो tan थीटा अगर आप निकालोगे, तो tan थीटा का वैल्यू आपको मिलेगा स्लोप। क्या मिलेगा? स्लोप एट पॉइंट ए। कहां पे मिल जाएगा? एट पॉइंट ए। तो चलो जब आप स्लोप निकाल रहे हो तो क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर बाई बेस। बताओ बेटा यहां पे परपेंडिकुलर का यहां से यहां तक का वैल्यू ये कितना होगा? सिर्फ ये बताना आपको। यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? एफ एक्स प्लस एच। यहां से यहां तक का पूरा डिस्टेंस y का डिस्टेंस हुआ, तो y का डिस्टेंस कितना है? एफ एक्स प्लस एच। इसमें से माइनस करेंगे यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस y का कितना है? एफ एक्स है। तो ये डिस्टेंस अगर आप निकालना चाहें तो ये डिस्टेंस आपको मिलेगा ये
एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। अब आपको यहां का डिस्टेंस बताना है, ये तो बहुत आसान है। यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला एक्स प्लस एच, ये टोटल डिस्टेंस हो गया यहां से यहां तक का। इसमें से माइनस कर दो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ये कितना है, ये कितना है, तो आंसर क्या बचा, तो ये वाला डिस्टेंस कितने का है, h। तो अपने को परपेंडिकुलर मिल गया, अपने को बेस मिल गया। स्लोप बता सकते हैं, तो स्लोप क्या आ जाएगा आंसर में, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये आ गया परपेंडिकुलर। बेस कितना हमारे लिए यहां पे, h, तो यहां पे आ गया h। अब एक बात बताओ, हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का एक मीनिंग पढ़ा था, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। क्या पढ़ा था, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब होता है बेटा, कि एकदम छोटे से इंस्टेंस में, सपोज करो आप बाइक चला रहे हो बहुत स्पीड में, 100 के स्पीड में हो, आगे आ जाता है पत्थर, तोड़ के फेंकाओगे, गिरोगे कहीं ना कहीं, गिरा है क्या रिसेंट, तो आप गिरेंगे पक्का, आप गिरेंगे तो आपको चोट भी लगेगा। कितना चोट लगेगा वो डिपेंड करेगा ना, इंपैक्ट कितना था। सामने अगर पानी था, पानी में गिरोगे तो कम चोट लगेगा, रोड में गिरोगे तो ज्यादा चोट लगेगा, बालू में गिरोगे तो कंपैरेटिवली कम चोट लगेगा। तो इंपैक्ट जो होगा वो डिपेंड करेगा कि जब आपने ठोकर मारा उस समय आपका स्पीड कितना था और आप जाके किससे टकराते हो। तो जब आप टकरा रहे हो, जब आप ठोकर मार रहे हो, उस इंस्टेंट में, वो इंस्टेंट 1 सेकंड होगा कि 1 सेकंड से भी कम हो सकता है, कम हो सकता है डेफिनेटली, 0.001 सेकेंड, 0.01 सेकेंड, तो एक वो बहुत छोटा नंबर होगा। तो अगर हम लोग ऐसा करें, ये जो तुमने h से इंक्रीज किया है, किसका वैल्यू इंक्रीज किया है, x एक्सिस का, अगर इसको हम लोग बहुत छोटा नंबर बना दे, इतना छोटा कि इसका वैल्यू ऑलमोस्ट आ जाएगा 0 के बराबर, मतलब h इतना छोटा यूनिट हो जाएगा कि h का वैल्यू ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0 हो जाए, तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं घिसक के यहां पे आ जाएगा। ये था ना h आपका, आप बोल रहे हो h का वैल्यू ऑलमोस्ट 0 है, 0.0001, तो ये डिस्टेंस तो बहुत कम होगा, और ये कहीं ना कहीं इसके नेबरहुड में यहीं पर होगा ना। अगर ये 5 है तो उसके बगल में 5.0001, तो कहां पे होगा, इसके नेबरहुड में होगा, तो यहां पे लिमिट का कॉन्सेप्ट लगेगा। अब हम लोग इसका वैल्यू निकालना चाहें तो इसी इक्वेशन को आप कैसे लिखोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई h। अगर h का वैल्यू बहुत छोटा हो गया, ठीक है, इतना छोटा कि इट इज ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0, अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, कुछ भी हो सकता है, 0.001, 0.0001, 0.01, कोई भी छोटा वैल्यू, तो ये h डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बहुत छोटा हो जाएगा और ये कहीं ना कहीं इसके नेबरहुड में ही फॉल करेगा। और जैसे नेबरहुड का कॉन्सेप्ट आया तो इसका वैल्यू निकालने का एक ही तरीका होता है, वो क्या है, लिमिट्स। ठीक है, अब आप इसको लिमिट में निकालोगे, ये जो आपको आंसर निकाल के देगा, ये आंसर है dy बाई डी एक्स का। ये आंसर किसका होगा, dy बाई डी एक्स का। इनडायरेक्टली आप ये क्या निकाल दे रहे हैं, उस फंक्शन का स्लोप निकाल रहे हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, या फिर आप उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल दे रहे हो। तो ये जो आंसर आएगा, इसको लिखो, इसको क्या बोलेंगे, dy बाई डी एक्स, या फिर डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, या फिर y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। और जो हम लोग का पहला एक्सरसाइज है बेटा, वहां पर हम लोग डेरिवेटिव निकालना सीखेंगे, मतलब डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे, dy बाई डी एक्स निकालना सीखेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, और इसी को बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब कि ये सब कहां से आया होगा, ये सब इस लॉजिक से आया है कि हम लोग ऐसे ऐसे करके स्लोप निकाल लेते हैं, लेकिन अगर h का वैल्यू बहुत छोटा हो जाए तो आप उसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। तो इसका ये ग्राफ आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये आपसे नहीं पूछेगा, टेंशन मत लो, एकदम नहीं आएगा, आपसे सिर्फ और सिर्फ पूछेगा तो ये पूछेगा, ये आता कहां से, बस उसका एक्सप्लेनेशन है। अगर ये भूल जाते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू इन एग्जामिनेशन, बस ये आएगा। लिमिट निकालना जानते हैं हम लोग, जानते हैं, चलो एक्सरसाइज पहला क्वेश्चन पे आओ, 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग डेफिनेशन। अच्छा, यूजिंग डेफिनेशन अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, इसका बाय डिफॉल्ट मतलब होता है आपको डेरिवेटिव निकालना यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। अगर क्वेश्चन में लिखा रहा यूजिंग डेफिनेशन, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, या फिर बाय एब इनिशियो, ये सारे वर्ड्स अगर लिखे होंगे तो मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करना है। और अगर क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ है तो एकदम ही मत यूज करना फर्स्ट प्रिंसिपल। इसका बहुत आसान तरीका है डेरिवेटिव निकालने का,
लेकिन आपके एग्जाम में, स्कूल लेवल एग्जामिनेशन में 3 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ इस पे आ सकता है, और उसमें जब लिखा रहेगा फर्स्ट प्रिंसिपल तभी ऐसे सॉल्व करना, नहीं तो डायरेक्ट सॉल्व करना। डायरेक्ट जब सॉल्व करना सीख जाओगे ना तो तुमको ये बच्चा लगेगा, तो ऐसा फालतू दिया हुआ था। अभी ये फर्स्ट प्रिंसिपल में हेवी लगने वाला है, लेकिन जब डायरेक्ट सीख जाओगे तो तुमको एकदम बच्चा जैसा लगेगा ये। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। यूजिंग डेफिनेशन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग। पहला फंक्शन क्या है, fx इज इक्वल्स टू 3x। इसका डेरिवेटिव निकालना है, कौन से पॉइंट पे निकालना है, एट x इक्वल्स टू 2। चलो डेरिवेटिव निकालने का फर्स्ट प्रिंसिपल में फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर क्या लिखते थे न्यूमरेटर में, f x प्लस h माइनस डिवाइडेड बाई, चलो इस फंक्शन को पुट करो सेम फॉर्मेट में, h टेंड्स टू 0। अब देखो यहां पे लिखा हुआ है x प्लस h, तो जहां जहां x होगा वहां वहां क्या डाल दोगे, x प्लस h। जैसे ये fx इज इक्वल टू 3x लिखा हुआ है, आपसे बोला जाए f1 का वैल्यू बताने, तो x के जगह पे क्या पुट कर दोगे, 1 पुट करोगे, तो f1 का वैल्यू क्या होता, 3 इंटू, तो ये आंसर आ जाता 3। अब आपसे बोला जा रहा है बेटा x के जगह पे पुट करो fx प्लस h, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 इंटू x प्लस h, यही आएगा ना। वही काम यहां पे करना है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, f x प्लस h, तो जहां जहां x है वहां पे x प्लस h पुट करना है, तो यहां पे लिखेंगे ये आ गया f x प्लस h का वैल्यू माइनस fx का वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, 3x, तो यहां पे लिखो माइनस 3x डिवाइडेड बाई h। ये आपको जो आंसर निकाल कर देगा बेटा वो क्या चीज का आंसर है, वो आंसर है dy बाई डी का, या तो अदर वर्ड्स में उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, f डैश x भी बोलते हैं। चलो सॉल्व करो, लिमिट सॉल्व करने आता है क्या, यहां पर अभी हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो फिर, 3x प्लस 3h माइनस 3x डिवाइडेड बाई h, कैंसिल आउट हो रहा है कुछ, प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0, 3h बाई h, h और h क्या हो जाएगा, ये हो गया गायब, तो अंदर में क्या बचा, सिर्फ एक कांस्टेंट बचा है, तो लिमिट कांस्टेंट पे लगता है क्या, नहीं, तो डायरेक्टली इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3। तो dy बाई डी का वैल्यू क्या होगा इस फंक्शन का, 3। ठीक है, अब अपने को बोला था fx का वैल्यू आपको निकालना है एट x इक्वल्स टू 2। यहां पर अगर x होता तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एट x इक्वल्स टू 2 डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू जो भी x का वैल्यू आता है यहाँ पे, यहाँ पर x कहीं पर है क्या, है ही नहीं, तो यही बस आंसर छोड़ देंगे, लिखेंगे एंड में, लिखो द डेरिवेटिव of fx is equals to 3x at x equals to 3, x equals to 2 is 3। यहाँ पे कोई वेरिएबल एलिमेंट है ही नहीं, अगर वेरिएबल एलिमेंट होता तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, इस क्वेश्चन में नहीं है, इसके बाद वाला में रहेगा। ठीक, सेकंड में आ जा, एकदम सेम काम करना अपने को, चलो तो dy बाई डी निकालना है, लिमिट यूज करते हैं हम लोग, ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, न्यूमरेटर में क्या लिखते हैं, f माइनस डिवाइडेड बाई, पुट करो, देख बेटा ध्यान से, यहां पर क्या निकालना है आपको, किसका वैल्यू, x प्लस h का, तो जहां जहां x आ रहा है वहां वहां क्या पुट करोगे, x प्लस h। तो चलो सबसे पहले पुट करते हैं, x के जगह पे क्या पुट करेंगे यहां पे, तो लिखेंगे x प्लस h का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 के जगह बगल में x प्लस h, फिर उसके बाद तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एज इट इज, तो ये आ गया +7, और इसको कर लो अभी ब्रैकेट में माइनस, माइनस करना है आपको क्या, fx, तो fx का वैल्यू तो दिया हुआ डायरेक्टली, चलो fx का वैल्यू माइनस करो, माइनस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7,
डिवाइडेड बाई एच। सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करो। अभी इसको हम लोग जीरो सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते, इसका आंसर इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइंड आ जाएगा। सॉल्व करो इसको। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ठीक है। कैंसिल आउट हो रहा है क्या? एक्स स्क्वायर गया, फिर ये 2 प्लस एक्स है, यहाँ पे 2 माइनस एक्स है, और कुछ +7 और -7, ये कैंसिल हो गया। रिमेनिंग आइटम जो बचा है बेटा, क्या इन सब में से हम लोग h कॉमन ले सकते हैं? एक ये बचा, एक ये बचा, एक ये बचा, इन तीनों में से h कॉमन लिया जा सकता है, तो h कॉमन ले लो यहाँ पे, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, h कॉमन लिया आपने, h प्लस 2x प्लस, और क्या बचा यहाँ पे, +2 डिवाइडेड बाई h। h और h क्या हो गया? कैंसिल। क्या अब हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर पाएंगे? नीचे वाला तो गायब हो गया h, तो हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो जहां जहां h आ रहा है वहां पे 0 पुट कर दो, ये आ जाएगा 0 प्लस 2x प्लस 2, तो आंसर आ गया 2x प्लस 2। तो dy बाई डी का वैल्यू आपने निकाला है कितना? 2x प्लस 2। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था आपको? जो dy बाई डी निकालना है, कौन से पॉइंट पे निकालना था? एट x इक्वल्स टू निकालना था, एट x इक्वल्स टू 3। तो फाइनल आंसर लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ fx at x equals to 2, x equals to 3 is, जहां जहां आपको x दिख रहा होगा वहां वहां क्या लिखोगे आप? 3 पुट कर देंगे, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6 प्लस 2 कितना हो गया? तो आंसर विल बी 8। ठीक है। थर्ड पार्ट, थर्ड नंबर, वन माइनस 4x स्क्वायर, चलो dy बाई डी एक्स निकालो। लिमिट h टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर में क्या रहता है? f x प्लस एच माइनस, चलो यहां तक आ गया था, बाकी लोगों का आंसर यहां तक आ गया था। ठीक है, कैंसिल आउट हो रहा है ना यहाँ पे, -4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर -1 और +1। अब जो भी रिमेनिंग आइटम बचा है, दो ही आइटम बचा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इन दोनों में से क्या कॉमन लिया जा सकता है? h को कॉमन ले सकते हैं। एक बात याद रखना हमेशा कि जब भी आप ये फर्स्ट प्रिंसिपल लगाएंगे, हमेशा ऊपर में h कॉमन मिलना ही चाहिए, क्योंकि अगर नहीं मिला तो नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला h गायब होगा नहीं, और अगर ये गायब नहीं हुआ तो आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो कुछ भी हो जाए, ऊपर में h आना चाहिए कॉमन में, ताकि वो नीचे वाले को कैंसिल कर पाए, ये रूल होना चाहिए। ठीक है, चलो h कॉमन ले लो, -4h -8x डिवाइडेड बाई h और h कैंसिल, इन दोनों में से हम लोगों ने h कॉमन लिया, तो अंदर में क्या बचा? -4h, यहाँ पे बचा -8x, h और h कैंसिल। अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं यहाँ पे,
नीचे वाला h गायब होते ही हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। तो ये -4 इंटू 0, तो ये हो जाएगा 0 -8x। तो आंसर आ गया -8x। अब हम लोग को डेरिवेटिव निकालना था कौन से पॉइंट पे, एट x इक्वल्स टू 1। तो लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट x इक्वल्स टू 1 इज, x के जगह पे 1 पुट कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा, -8। दिस इज द आंसर, थर्ड नंबर।